हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अभी स्टेनोग्राफर पेपर हुआ था, उसमें कंप्यूटर थोड़ा इजी आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले एग्ज़ाम भी इसी तरह से होने वाले हैं। और जो नया सिलेबस जोड़ा गया, आप उस पर ज़्यादा टारगेट करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या देखेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। ये किसकी शाखा है? ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। कौन है? एआई, जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है, कैसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सके और कार्य कर सके। एआई का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? एआई का उद्देश्य है कि ऐसी मशीनें बनाना जो इंसान की तरह सोच सके, क्या कर सके? इंसान की तरह सोच सके और कार्य कर सके। ठीक है, ये मशीनें अपने अनुभव से सीखने, कैसे सीखती हैं? अपने एक्सपीरियंस से, यानी अपने अनुभव से सीखती हैं और नए इनपुट के अनुसार, कैसे इनपुट के अनुसार? नए इनपुट के अनुसार अनुकूलित होने और निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने तथा भाषा को समझने जैसे कार्य करने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? एआई बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सके और कार्य कर सके। ठीक है, ये मशीनें अपने अनुभव से सीखने और नए इनपुट के अनुसार अनुकूलित होने और निर्णय लेने, समस्याओं को हल करना, भाषा को समझने जैसे कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। इस छोटी सी परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर यहाँ से हाँ आप ये समझिएगा एआई का कार्य क्या है। तो एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य यही है कि ऐसी मशीनें विकसित की जाएं जो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह कार्य कर सके। आगे देखिए, इसी में 1950 की बात है। कब की बात है? 1950 में ऐसा क्या हुआ था? 1950 में एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था? एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। ट्यूरिंग टेस्ट किस लिए किया गया था? कि मशीनें हैं क्या मनुष्यों की तरह सोच सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट में एलन ट्यूरिंग साहब ने ये पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया था, क्या मशीनें मनुष्य की तरह सोच सकती हैं। बस इसीलिए ट्यूरिंग टेस्ट किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, ट्यूरिंग टेस्ट कब हुआ था? 1950 में। किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। आगे देखिए, एक डार्क माउथ सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? एक डार्क माउथ सम्मेलन हुआ था 1956 में। ये बात है 1956 की। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। तभी कब? तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? डार्क माउथ सम्मेलन में। जो किसने किया था? जॉन मैकार्थी साहब ने किया था। किसने किया था? जॉन मैकार्थी साहब ने किया था। ठीक है, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो एआई के जो जनक हैं वो कौन है? जॉन मैकार्थी साहब। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, एआई को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एआई के दो प्रकार में, एक क्षमताओं के आधार पर, कैपेबिलिटीज, एक क्षमताओं के आधार पर, और वहीं देखिए कार्यात्मकता के आधार पर। इन दोनों को आप याद रखिएगा। और इसी में देखिए, जैसे क्षमताओं के आधार पर आप पढ़ेंगे नैरो एआई। क्या पढ़ेंगे? नैरो एआई। ठीक है, वहीं आप पढ़ेंगे जनरल एआई और सुपर एआई। ठीक है, अभी देखेंगे फ्रेंड्स। और वहीं देखिए कार्यात्मकता के आधार पर रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर एआई। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये चार प्रकार देखेंगे। ठीक है, कार्यात्मकता के आधार पर, वहीं क्षमता के आधार पर नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर। इसमें देखिए नैरो एआई क्या होता है। नैरो से आप समझिए कमजोर एआई। नैरो से आप समझिए कमजोर एआई, जो केवल एक कार्य में विशेषज्ञता हासिल की हो। जिसने केवल एक कार्य में विशेषज्ञता हासिल की हो उसे बोलते हैं नैरो एआई। मतलब जिसे कोई एक काम दिया गया, बस उसी काम को करता जा रहा है। वहीं देखिए विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया, मतलब किसी विशिष्ट कार्य के लिए, तो यानी कि एक ही कार्य के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विशिष्ट कार्य यानी कि एक ही कार्य के लिए जो प्रोग्राम किया गया उससे बाहर कार्य नहीं कर सकता है, यानी प्रोग्रामिंग से बाहर के कार्य नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? नैरो एआई। जैसे चैटबोट और रिकमेंडेशन सिस्टम, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे नैरो एआई के अंतर्गत। आगे देखिए जनरल एआई क्या होता है। जनरल एआई को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एआई, यानी मजबूत एआई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। और जो मजबूत होगा वो क्या करेगा? किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है।
जनरल एआई में यानी कि मजबूत एआई में आपको क्या देखने मिलेगा कि किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है, वो तो मजबूत है ना, स्ट्रोंग है। और नैरो एआई में क्या है, नैरो एआई में केवल एक ही कार्य में विशेषज्ञता हासिल की है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया गया, प्रोग्रामिंग से बाहर कार्य नहीं कर सकता है, वो नैरो एआई में आएगा। ठीक है। और वहीं जनरल एआई में आपको देखने को मिलेगा यानी मजबूत एआई में किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है, जैसे एक मानव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से जनरल एआई कार्य कर सकता है। इसी के आगे देखिए, जनरल एआई में, मजबूत एआई में, स्ट्रॉन्ग एआई में किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है, जैसे एक मानव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही बुद्धिमान रोबोट कर सकता है। सुपर एआई में देखिए, मानवीय बुद्धिमत्ता से अधिक क्षमतावान यानी कि मनुष्य से भी अधिक क्षमतावान। अभी ये वर्तमान में नहीं है, इंसानों से बेहतर, पूरी तरह से कल्पना मात्र है, इंसानों से बेहतर है, तो वो सुपर एआई में आएगा। किस में आएगा, सुपर एआई में आएगा। ठीक है। ये भविष्य की परिकल्पना है मेरे दोस्तों, ये कैसी परिकल्पना है, जो सुपर एआई है ना, वो भविष्य की परिकल्पना है, चेतना युक्त भविष्य का एआई, तो ये सुपर एआई। ठीक है। और किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है, वो जनरल एआई। और किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया गया नैरो एआई, आप याद रखेंगे। आगे देखिए, कार्यात्मकता के आधार पर इसमें देखिए, आपने 4 प्रकार के देखे थे, एक एक को देखिए। ठीक है। उन 4 प्रकार में से पहला प्रकार देखिए, रिएक्टिव मशीन। कौन सी मशीन, रिएक्टिव मशीन, यानी प्रतिक्रियाशील मशीन है। कैसी मशीन है, प्रतिक्रियाशील मशीन है, इनपुट पर प्रतिक्रिया देने वाली मूल एआई। आगे देखिए, कोई मेमोरी नहीं होती है, किसमें, रिएक्टिव मशीन में जो होती है उसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, इसके पास स्मृति नहीं होती है। अब जैसे रिएक्टिव मशीन में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आईबीएम का डीप ब्लू चेस कंप्यूटर जो है वो किस मशीन, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे ये रिएक्टिव मशीन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, ये रिएक्टिव मशीन के अंतर्गत आएगा। और रिएक्टिव मशीन किसके अंतर्गत आएगा, ये कार्यात्मकता के आधार पर जो एआई के 2 प्रकार में बांटा गया था, उन्हीं में से एक है। आगे देखिए, लिमिटेड मेमोरी। कैसी मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी। अब अगर इसके पास लिमिटेड मेमोरी है तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि पिछले डेटा का उपयोग करके निर्णय लेता है। लिमिटेड मेमोरी क्या करता है, पिछले डेटा का उपयोग करके निर्णय लेता है। अधिकतर वर्तमान एआई सिस्टम इसी श्रेणी में आते हैं, किसमें, लिमिटेड मेमोरी में। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनको याद रखेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट और जो अधिकतर जो एआई सिस्टम है वो किसके अंतर्गत आते हैं, जो पिछले डेटा का उपयोग करके निर्णय लेता है, वो एआई आएगा लिमिटेड मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि आईबीएम का डीप ब्लू चेस कंप्यूटर रिएक्टिव मशीन के अंतर्गत आएगा। और रिएक्टिव मशीनें क्या होती हैं, ये प्रतिक्रियाशील मशीनें होती हैं जो इनपुट पर प्रतिक्रिया देने वाली, ठीक है, मूल एआई होती हैं। इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है और लिमिटेड मेमोरी में पिछले डेटा का उपयोग करके निर्णय लेता है। और अधिकतर वर्तमान एआई सिस्टम इसी श्रेणी में आते हैं, किसमें, लिमिटेड मेमोरी में। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वहीं वर्चुअल असिस्टेंट, याद रखिए फ्रेंड्स। आगे देखिए, थ्योरी ऑफ माइंड देखिए, मानसिकता का सिद्धांत यानी कि ऐसा एआई जो भावनाओं, विचारों और विश्वास को समझ सके, आपकी भावनाओं, आपके विचारों, आपका विश्वास जीत सके, ऐसा एआई वो किस में आएगा, थ्योरी ऑफ माइंड्स, मानसिकता के सिद्धांत में आएगा। थ्योरी ऑफ माइंड एआई जो है ना, वो अभी अनुसंधान यानी रिसर्च स्टेज में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये किस में है, रिसर्च स्टेज में है, यानी कि ये तो कभी ना कभी आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा एआई आएगा जो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके विचारों को समझेगा, ठीक है, और आपके विश्वास पे खरा उतरेगा। ऐसा एआई अभी रिसर्च स्टेज में है, यानी कि इस पे कार्य चल रहा है। तो ये आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा एआई जो मनुष्य के मूड को समझ सके, क्या बात है ना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। ऐसा एआई जो मनुष्य के मूड को समझ सके और प्रतिक्रिया दे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ माइंड्स, इसमें क्या है, ऐसा एआई जो भावनाओं और विचारों को समझ सके, अभी अनुसंधान यानी रिसर्च स्टेज में है, और जो मनुष्य के मूड को समझ सके और प्रतिक्रिया दे। आगे देखिए, सेल्फ अवेयर एआई, नंबर 4 पे देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ अवेयर एआई, आत्म जागरूक। कैसा, आत्म जागरूक। ठीक है, सेल्फ अवेयर एआई ये सबसे खतरनाक होने वाला है। चेतना और आत्म जागरूकता पर आधारित एआई, स्वयं के बारे में सोच सकता है। समझिए दोस्तों, समझिए, यहाँ पे समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वयं के बारे में सोच सकता है, यानी आपके बारे में सोचे ना सोचे ये तो पता नहीं, पर स्वयं के बारे में जरूर सोच सकता है। कौन सा एआई, सेल्फ अवेयर एआई,
जो वर्तमान में पूरी तरह कल्पना मात्र है दोस्तों, वर्तमान में पूरी तरह से कल्पना मात्र है, आप डरिएगा मत। फुल्ली कॉन्शियस रोबोट यानी फ्यूचर कंसेप्ट है ये। तो दोस्तों आपने अभी देखे क्षमता के आधार पर, कार्यात्मकता के आधार पर, क्षमता के आधार पर आपने देखे नैरो एआई, वहीं आपने देखा जनरल एआई और सुपर एआई। नैरो एआई में आपने देखा था किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि जो प्रोग्रामिंग दी गई उसी पे कार्य करेगा, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकता है, वो आएगा नैरो एआई के अंतर्गत। स्ट्रॉन्ग एआई ये किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है, ठीक है, जैसे एक मानव कर सकता है, उसी तरह से जनरल एआई यानी स्ट्रॉन्ग एआई में आपने समझा। सुपर एआई देखा आपने, सुपर एआई कल्पना मात्र है, ये मनुष्य से बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कार्यात्मकता के आधार पर देखे रिएक्टिव मशीन, जो प्रतिक्रियाशील मशीनें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं आपने लिमिटेड मेमोरी में देखा था, जो एआई सिस्टम है वर्तमान में सब इसी में आते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हुआ, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ माइंड आपने देखा, आपकी भावनाओं और विचारों को समझ सके, वो थ्योरी ऑफ माइंड्स। और सेल्फ अवेयर एआई जो स्वयं के बारे में सोच सके, वो सेल्फ अवेयर एआई में आएगा। तो फ्रेंड्स आपने ये देखे, और थोड़ा देखिए इसके अंतर्गत कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की कुछ प्रमुख सिद्धांत भी हैं, आप इनको भी जानिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एआई के प्रमुख सिद्धांत देखिए, मशीन लर्निंग इसी के अंतर्गत आएगा। कौन? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, पर एक नज़र यहाँ पर भी देखिएगा कि मशीन लर्निंग क्या होता है। ऐसी एआई प्रणालियाँ जो डेटा से सीखती हैं। कहाँ से सीखती हैं? डेटा से सीखती हैं और प्रदर्शन में सुधार करती हैं मशीन लर्निंग के अंतर्गत। डीप लर्निंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन बना भी है। जो डीप लर्निंग है वो किसकी उपशाखा है? वो मशीन लर्निंग की उपशाखा है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जैसे एआई की उपशाखा कौन सी है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंतर्गत क्या आएगा? डीप लर्निंग, ठीक है। और डीप लर्निंग के अंतर्गत क्या आएगा? बिग डाटा प्रोसेसिंग। इसी तरह से आपने जैसे आपने बीपीओ पेपर दिया होगा तो उसमें पूछा गया था, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में तुलना की गई थी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपशाखा है। कौन? मशीन लर्निंग। उसके अंदर डीप लर्निंग, उसके अंदर बिग डाटा प्रोसेसिंग, इसी तरह से, है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है और इसमें तुलना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एआई जो मानव भाषा को समझने, क्या करे? एआई जो मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर विजन में देखिए, जो दिखता है यानी दृश्य डेटा को समझने और उस पर निर्णय लेने में सक्षम होती है, वो कंप्यूटर विजन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये क्या होती है? ये एक ऐसी लर्निंग प्रक्रिया है जिसमें एआई अनुभव से सीख कर क्या करता है? अनुभव से सीख कर और एक इनाम प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, ठीक है, यानी कि ये रिवॉर्ड पर कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसको क्या मिलता है? इससे इनाम मिलता है, किसमें? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। ये अगले वीडियो में सभी क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बस अभी आप देखिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख सिद्धांत में ये चीज़ें आती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, वहीं कंप्यूटर विजन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मशीन लर्निंग में एआई प्रणालियाँ जो डेटा से सीखती हैं और प्रदर्शन में सुधार करती हैं। डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है जो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप इसको भी याद रखेंगे, एआई जो मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने में सक्षम होती है, वो एनएलपी के अंतर्गत, ठीक है। कंप्यूटर विजन में एआई जो दृश्य डेटा को समझने और उस पर निर्णय लेने में सक्षम होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऐसी लर्निंग प्रक्रिया जिसमें एआई अनुभव से सीखकर एक इनाम प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। आगे देखिए इसके अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है? एआई वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी। एलेक्सा किसका है? अमेजोन का, ठीक है। और सिरी किसका है? सिरी किसका है? सैमसंग का, ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, रोबोटिक्स में, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन में, स्मार्ट होम डिवाइस में, ठीक है दोस्तों। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।